नमस्कार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। वर्ष 2015 भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इस अवसर पर हमारे साथ मंच पर हैं केंद्रीय संचार तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी। आपका फूलों से अभिनंदन करेंगे मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव श्री BL मीणा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत का फूलों से स्वागत कर रहे हैं श्री BL मीणा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का फूलों से स्वागत करेंगे श्री BL मीणा। एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला जी का फूलों से स्वागत कर रहे हैं श्री मीणा। आपके अलावा आज हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं डाक विभाग के सदस्य योजना श्री SK सिन्हा, विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग सचिव श्री लव वर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपर सचिव श्री अरुण कुमार। हम आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिवादन करते हैं और अनुरोध करते हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला जी से कि कृपया सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। मंच पर उपस्थित केंद्रीय संचार व प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जी और मेरे सहयोगी मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता कृष्णपाल गुर्जर जी, सेक्रेटरी साहब लव वर्मा जी और अंबेडकर फाउंडेशन के श्री मीणा जी और सामने उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और सामने बैठे भाई बहनों, एक जैसे कि बताया गया कि इस वर्ष 2015 भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर जी की 125वीं ये वर्षगांठ का वर्ष है और इसमें आज एक नया कदम, एक नई उपलब्धि कि बाबा साहब अंबेडकर जी के इस 125वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी करके एक बहुत बड़ा सम्मान के रूप में आज ये कार्यक्रम है। और बाबा साहब अंबेडकर जी जिन्होंने अशिक्षा, अज्ञानता के प्रति विरोध में काम किया और वो समाज के बहुत बड़े समाज सुधारक और जिन्होंने समाज में जाति पाति को खत्म करके समानता के लिए काम किया। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, जिनका एक बहुत बड़ा नाम देश के कानून मंत्री के रूप में, विधि निर्माता के रूप में और आर्थिक सुधारों के रूप में बहुत बड़ा नाम है। और उनकी याद को और आगे बढ़ाते हुए, एक और कदम आगे बढ़ाते हुए, ताकि उस महान शख्सियत को लोगों के बीच में उनका प्रचार प्रसार हो, उसी में एक कदम आगे बढ़ाया। और आज माननीय रविशंकर प्रसाद जी और माननीय थावरचंद गहलोत जी आज डाक टिकट का उद्घाटन करके मैं इस अवसर पर इन सभी महान भावों का ऐसे कार्य के लिए इनका स्वागत करता हूं। आज उन्होंने एक देश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी, हमारे लिए एक, अगर हम कहें कि दलित समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा कदम उठाया है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत करता हूं। और आप सब यहाँ पर इस गौरवमयी कार्यक्रम में, गरिमामयी और गौरवमयी कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री विजय सांपला जी ने सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। हम उनका करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति के एक ऐसे जुझारू व्यक्तित्व थे जो व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों, स्त्री स्वातंत्र्य, स्त्री शिक्षा तथा आधुनिक भारत के निर्माण के प्रति सजग एवं जागरूक थे। 2015 उनकी 125वीं जयंती का वर्ष है। इस अवसर पर उनके योगदान का स्मरण करते हुए भारत सरकार ने एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया है। हम अनुरोध करते हैं केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत से कि कृपया स्मारक डाक टिकट का अनावरण करें और उसके बाद स्मारक डाक टिकट जारी करें। माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी का एवं माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत का डाक टिकट जारी करने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और अब हम अनुरोध करते हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत से कि कृपया आज के इस अवसर पर सभी को अपनी प्रेरणामयी वाणी में संबोधित करें। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, मेरे विभाग में मेरे साथ सहयोगी राज्य मंत्री आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी गुर्जर साहब, दूसरे राज्य मंत्री आदरणीय विजय सांपला जी, मंच पर बैठे हुए राजस्थान के सांसद आदरणीय चौधरी साहब, मेरे विभाग के सचिव लव वर्मा जी और मंच पर बैठे हुए अन्य अतिथिगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका मेरे मंत्रालय की ओर से सादर नमस्कार करते हुए अभिवादन करता हूं। आप और हम सब जानते हैं कि ये वर्ष अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ये वर्ष अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से वर्ष भर मनाने का है। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में इस कार्य हेतु एक कमेटी बनी है। उस कमेटी की बैठक भी हुई है और बैठक में साल भर की कुछ कार्य योजनाएं बनी हैं। उस कार्य योजना के अंतर्गत ये डाक टिकट जारी करने वाला भी एक कार्यक्रम है जो आज आपके और हमारे सामने संपन्न हुआ है। मैं रविशंकर प्रसाद जी का मेरे मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं कि उन्होंने
उनके मंत्रालय की ओर से डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी और आज हमारे बीच में आकर के डाक टिकट जारी किया है। निश्चित रूप से अंबेडकर जी के बारे में देशवासियों को और अधिक से अधिक जानकारी मिले, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके मेरे मंत्रालय ने अनेक कार्य योजनाएं बनाई है और उन कार्य योजनाओं के माध्यम से अंबेडकर जी क्या थे, इस प्रकार की जानकारी हम देशवासियों को और दुनिया के लोगों को देना चाहते हैं। और यही कारण है कि 15 जनपद पर लगभग 3.5 एकड़ भूमि में 195 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर स्टडी सेंटर की निर्माण कार्य की शुरुआत की है। 20 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री जी के हाथों उस भवन निर्माण का शुभारंभ हुआ है। निर्माण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही साथ हमने यह भी निर्णय लिया है कि अंबेडकर जी 1951 से लेकर के 56 तक दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित एक मकान में रहते थे। उस मकान पर जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, एक भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। 100 करोड़ की लागत से वो निर्माण कार्य होने वाला है। फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने का काम प्रारंभ हो गया है और मैं सोचता हूं कि 26 नवंबर, जिस दिन भारत का संविधान लिख करके अंबेडकर जी ने भारत की सरकार को वो संविधान सौंपा था, उस तारीख पर संभावित है, आगे पीछे भी हो सकता है, उसका भूमि पूजन करके निर्माण कार्य हम शुरू करने वाले हैं। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ है। मैं मध्य प्रदेश का ही निवासी हूं। मेरे गृह नगर से 120 किलोमीटर दूर है महू। मैं जब पटवाजी की सरकार में राज्य मंत्री था तो पटवाजी ने निर्णय लिया था कि उनके जन्म स्थान पर भव्य स्मारक बनाया जाए। रक्षा मंत्रालय की भूमि थी, क्योंकि उनके पिताजी रक्षा मंत्रालय में थे। वो मकान उनको मिला था, वहीं उनका जन्म हुआ था। तो रक्षा मंत्रालय से वो जमीन मध्य प्रदेश की सरकार ने अधिग्रहित की और वहां लगभग 14 करोड़ की लागत से भव्य स्मारक बनाया है। और 8-9 वर्षों से वहां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 14 अप्रैल को अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर अंबेडकर महाकुंभ आयोजित होता है। देश और विदेश के लाखों लोग उसमें आते हैं। रहने, भोजन आदि की सारी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करती है। अभी हमने जो कार्य योजना बनाई है उसमें अंबेडकर जी का जहां अंतिम संस्कार हुआ था चैत्य भूमि मुंबई में, उसको भी विस्तार देने और उसका सुधार करने का निर्णय लिया है। विस्तार देने की दृष्टि से पास में एक रूबी मिल जो लंबे समय से बंद पड़ी थी, उस जमीन का अधिग्रहण मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सरकार ने किया है और सोचता हूं 1-आध महीने बाद वहां भी भव्य स्मारक बनाने का और वो अंतिम संस्कार स्थल को व्यवस्थित करने का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अंबेडकर जी की जो सामग्री है, वस्त्र आदि, और जिस टाइपराइटर से उन्होंने संविधान टाइप किया था, वो सब सामग्री नागपुर के पास एक चिंचोली स्थान है, वहां रखी हुई है, खराब हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया है और वो सामग्री को भी जो केमिकल्स वगैरह लगा करके सुरक्षित रखने की कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई करने का निर्णय किया है। दीक्षा भूमि जहां नागपुर है, अंबेडकर जी ने जहां दीक्षा ली थी, वहां भी भव्य स्मारक बनाने का काम नितिन गडकरी जी जब भाजपा शिवसेना की सरकार में लोक निर्माण मंत्री थे और नागपुर के ही रहने वाले हैं, उस स्मारक का सुव्यवस्थीकरण और सुदृढ़ीकरण और सुधार करने का काम किया था। अभी उसमें और सुधार करने का निर्णय लिया है, वो महाराष्ट्र की सरकार करने वाली है। अंबेडकर जी
1921 और 22 में लंदन में रह करके पढ़ाई करते रहे हैं। वहां जिस मकान में रहते थे उस मकान को भी महाराष्ट्र की सरकार ने खरीद लिया है। उसको भी भव्य स्मारक के रूप में निर्मित करने वाले हैं। ये एक नहीं अनेक कार्य योजना है। फिर उनका जो पैतृक गांव है उस गांव को भी हमारे एक सांसद जी ने भी गोद लिया है और महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको भी अविस्मरणीय स्मारक के रूप में कुछ स्थान वहां चयनित करके वहां भी स्मारक बनाएंगे। कुल मिलाकर के ये जो मान बिंदु हैं उनकी पहचान के, उनको हम सुव्यवस्थित करने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो कार्यशैली रही है, देश के प्रति उनकी जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचे। आज अनेक कारणों से एक वर्ग ये सोचता है कि वो हमारे हितैषी थे और एक वर्ग ये भी सोचता है कि वो हमारे हितैषी नहीं थे। परंतु वास्तविकता यह है कि अंबेडकर जी भारतीय थे। उन्होंने जो कुछ किया है भारत के लिए किया है और वो किसी समाज विशेष या वर्ग विशेष के नहीं थे, वो सबके लिए थे। भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने का और आधुनिक भारत बनाने का जो संवैधानिक प्रावधान करके संविधान लिखा है उन्होंने, इसकी पहचान गांव-गांव तक पहुंचे और अंबेडकर जी को लोग ठीक से समझ सके। इन दृष्टिकोणों को ध्यान में रख करके हम सब ये काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसमें एक निर्णय और लिया है कि भारत सरकार का वित्त मंत्रालय उनकी याद में, उनकी स्मृति में एक सिक्का भी जारी करने वाला है। और मैं खुशी के साथ कहता हूं कि उस सिक्का जारी करने की स्वीकृति वित्त मंत्रालय की ओर से 3 दिन पहले ही प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार का कार्यक्रम करके एक सिक्का भी जारी करेंगे। अगले वर्ष 26 जनवरी 2016 को जो झांकियां निकलती है राजपथ पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, उसमें अंबेडकर जी की भी झांकी होगी। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी कार्य योजनाएं हैं। जैसे अंबेडकर जी कैलिफोर्निया में भी पढ़े थे, लंदन में भी पढ़े थे। वहां हम देश के जो मेरिट में आए हुए 100 बच्चे बच्चियां हैं उनको ले जाकर के वो स्थान दिखाने की कार्य योजना बना चुके हैं। 4 ग्रुप में 25-25 के ग्रुप में वो छात्र जाने वाले हैं और जहां जहां अंबेडकर जी रहे हैं विदेश में, अमेरिका में और लंदन में, वो सारे स्थान उन छात्र छात्राओं को दिखा करके ये प्रयास करेंगे कि अंबेडकर जी की सोच को वो अंगीकार करें और आचरण में भी लाने का काम करें। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी का फिर से अभिवादन करता हूं। आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति भी दी और व्यस्ततम कार्यक्रम था, यहां उपस्थित होकर के डाक टिकट जारी भी किया है। आप सबका अभिवादन करते हुए आप इस समारोह में आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। इसी भाव से उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए पूरे देश में उनकी 125वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी की जानकारी हमें दी माननीय मंत्री जी ने। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब केंद्रीय संचार एवं सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी से हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया सभी को अपने प्रेरक उद्बोधन से कृतार्थ करें। भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी, उनके विभाग के 2 मित्रवर राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री विजय सांपला जी, विभाग के सचिव श्री लव वर्मा, पोस्टल विभाग के बोर्ड के मेंबर श्री एसके सेना और यहां उपस्थित 2 सम्मानित लोकसभा के सदस्य माननीय उदित राज जी, माननीय चौधरी जी, पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों। सही कहा आदरणीय थावरचंद जी ने, मेरी व्यस्तता बहुत है। बिहार के चुनाव में बहुत व्यस्त हूं, दिल्ली से दूर हूं,
लेकिन जब थावरचंद जी ने कहा कि यह कार्यक्रम है, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और ये इसलिए आऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर को अपने छात्र जीवन से मैंने समझने की कोशिश की है, और मैं उनको जितना भी जानता हूं, जितना भी पढ़ता हूं, उतना उनके बड़े होने का एहसास होता है। मुझे याद है हम सभी जेपी मूवमेंट के सिपाही थे 70s में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, और हम लोगों ने पहला काम किया था कि हमारे कार्यक्रम में जो सुबह का प्रातः स्मरण होता था हमारे वर्गों में, उस प्रातः स्मरण में जहां देश के बड़े बड़े संतों, गांधी जी का नाम होता था, हमने डॉक्टर अंबेडकर को भी जोड़ा था कि हम अपने आदर को डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इस प्रकार से पैदा करेंगे। आज उनके 125 वर्ष पूरे हुए हैं। अच्छी बात है, पहले भी उनका कमेमोरेटिव स्टैंप निकला है। जब थावरचंद जी का आग्रह आया, हमने कहा बिल्कुल करेंगे, ये तो हमारा नैतिक दायित्व है। आप इसकी कल्पना करिए, कोई व्यक्ति अभाव, विषमता, उदासीनता और विभेद में पैदा होता है, जहां आदर नहीं है। वो व्यक्ति विदेश से पढ़कर आता है और बड़ौदा स्टेट में एक बड़ा अफसर बनता है, वहां भी विभेद जारी रहता है, लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम में आगे बढ़ता गया, और समाज को उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा और उनकी उपयोगिता को मानना पड़ा। मैं हमेशा मानता हूं कि भारत की परंपरा में छुआछूत नहीं रहा है। ये विकृति जहां से भी आई है, इसको सुधारने का दायित्व हम लोगों का है। जितना भी मैंने भारत की संस्कृति को पढ़ा है, ये छुआछूत एक अभिशाप के रूप में आया है, और इस अभिशाप को समाप्त करना हम लोग का नैतिक दायित्व है। और उस बड़े अभियान को एक ज्वलंत प्रतीक के रूप में डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। मैं भारत के संविधान का छात्र हूं, पेशे से वकील रहा हूं। जितना भी मैं अध्ययन करता हूं भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को, उतना मुझे डॉक्टर अंबेडकर की समझदारी और बड़कपन दिखाई पड़ता है। और आज आपसे मैं कह सकता हूं, कैसे, जरा शांत रहिए, हेलो, शांत रहिए। जितना मैं देखता हूं, जितना मैं पढ़ता हूं, कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में टकराव की स्थिति थी, कई विषयों पर बिल्कुल अलग अलग मत थे। उस समय रास्ता निकालने में डॉक्टर अंबेडकर ने जो सुझाव दिए, उस सुझाव से रास्ता निकला। और उनका दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान है कि जहां उन्होंने एक तरफ व्यक्तिगत आजादी की पूरी वकालत की कि आजाद भारत में सबको आजादी मिलनी चाहिए, वहीं साथ साथ सामाजिक न्याय के भाव को भी उतना ही आगे बढ़ाया कि भारत का संविधान आजादी और सामाजिक न्याय का संगम बनना चाहिए। और अगर आप भारत के संविधान को देखेंगे तो हर जगह वो संगम, वो समन्वय, वो समझदारी और वो दूरदृष्टि दिखाई पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत का संविधान सिर्फ एक संविधान नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो ए सोशल डॉक्यूमेंट। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच लेज द स्पेस, द ऑब्जेक्टिव एंड द रोड मैप फॉर द फ्यूचर रिसर्जेंट इंडिया। इस रूप में जब हम डॉक्टर अंबेडकर के बहुत बड़े योगदान को देखेंगे तो लगेगा व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति था। अभाव में पैदा होना, विभेद को सफर करना, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जो भारत का बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य में हम आगे बढ़े। इसलिए अंबेडकर ने हमेशा कहा, पढ़ो, पढ़ाई करो, ज्ञान प्राप्त करो। मेरे सामने एक विषय आया कि अंबेडकर साहब भारत के पार्लियामेंट में आए थे बंगाल से, उसके बाद उनको लाने की बात हुई महाराष्ट्र से, तो उसको लेकर बहुत बहस चल रही थी। जो महाराष्ट्र के लोग थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने वहां के मुख्यमंत्री, उस समय प्राइम मिनिस्टर कहते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे, डॉक्टर बीजी खेर को एक पत्र लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने क्या लिखा? अपार्ट फ्रॉम एनी अदर कंसिडरेशन वी हैव फाउंड Dr. Ambedkar's work both in Constituent Assembly and the various committees to which he was appointed to be of such an order
as to require that we should not be deprived of his services. अब आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बड़कपन, उनके योगदान की कितनी बड़ी बात कही थी। अच्छी बात है कि हमारे विभाग ने ये निकाला है। ऐसे लोगों का हम सम्मान करना चाहते हैं और ये सम्मान होना चाहिए। अंबेडकर का बड़कपन, उनका जीवन, उनकी समझदारी, उनका आत्मविश्वास, उनका स्वाभिमान और भारत एक बड़ा बने, इसके प्रति उनकी संकल्प शक्ति देश के सामने बताई जानी चाहिए। आज जब हम स्टैंप निकालते हैं तो ये उसका एक संकेत है कि भारत सरकार अपना सम्मान रखती है। और मुझे बहुत खुशी है थावरचंद जी ने, आपने अपने विभाग के कार्यक्रमों को बताया जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश में हम सब कर रहे हैं कि उनके इस योगदान को इतना आगे बढ़ाना है ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके। आज के दिन मुझे कुछ सवाल भी उठाने हैं। डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न क्यों मिला? यह पहले क्यों नहीं मिल सकता था? यह सवाल को मैं पॉलिटिकल नहीं उठा रहा हूं। जब भी मैं भारत रत्न की सूची देखता हूं तो मुझे एक से एक बड़े लोग दिखाई पड़ते हैं। अच्छा है, सबको मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को पहले क्यों नहीं दिया गया? सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न क्यों मिला? वो 1950 में मर गए थे। देश की एकता, अखंडता के लिए डॉक्टर श्री सरदार पटेल ने कितना बड़ा काम किया। मौलाना आजाद को 1992 में क्यों मिला? ये सवाल बड़े गंभीर सवाल हैं। ये सब ज्वलंत सितारे थे भारत के। जो भारत रत्न तो देना उनको एक प्रकार से सरकारी मान्यता थी, वो तो भारत रत्न थे ही जो उन्होंने काम किया। ऐसे रत्नों को औपचारिक पुरस्कार देने में इतना विलंब क्यों हुआ? कहीं ना कहीं इसकी परख होगी या नहीं होगी? ये सवाल उठने चाहिए और इन सवालों पर चर्चा भी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि भारत आजाद आज 47 से जोड़ लिए तो हमारे लगभग 68 साल हो गए। अब ये बहुत ही स्वाभिमानी भारत है, यह आत्मविश्वास का भारत है। आज जब मैं देश के आईटी मिनिस्टर के रूप में नौजवान पीढ़ी के अंदर के आत्मविश्वास को देखता हूं, यहां देश में 98 करोड़ मोबाइल फोन है, 35 करोड़ इंटरनेट है, एक नई खोज है सोशल मीडिया पर, एक नया उत्साह है भारत के प्रति, एक नई ललक है कि हमको बड़ा करना है। वो भारतीय भी ये सवाल पूछेंगे और ये चर्चा होनी चाहिए और इन चर्चा से भागने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जब हम ऐसे फैसले करेंगे तो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के करेंगे। जिसने भी भारत को बनाने की कोशिश की, हम उसके योगदान का सम्मान करेंगे। इसलिए जब सीपीआई के मित्रों ने मुझसे आग्रह किया कि रविशंकर जी, भूपेश गुप्ता जी के 125 वर्ष पूरे हो गए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनके नाम पर एक स्टैंप निकालेंगे। हमने कहा बिल्कुल निकालेंगे। भूपेश गुप्ता भले हमारी पार्टी के विरोधी रहे हों, लेकिन भूपेश गुप्ता एक विचारधारा के प्रवर्तक थे सीपीआई के और योग्य कारक सांसद थे, इसलिए हम उनका सम्मान करेंगे क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स नहीं आएगी। जिसने हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की, हम उसका सम्मान करेंगे। यह है हमारी सरकार की सोच। इसीलिए जब एक बार स्टैंप पर चर्चा हुई थी, कुछ लोग बड़े नाराज हो गए थे। हमने कहा यह कोई संकुचित नहीं है। हम तो हर हिंदुस्तानी ने अपने तरीके से भारत को बनाने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ लोग ये मानेंगे कि सिर्फ को अपने हिंदुस्तान तक लगभग देश बदलाव के सोच
सम्मान करेंगे। इसके लिए मैं अंदर से, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को मैं जितना जानने की कोशिश करता हूं, मेरा आदर उनके प्रति उतना ही बढ़ता जाता है। वो एक बहुत बड़े भारतीय थे। उनका योगदान देश के लिए अमूल्य है और आज के दिन हम ये संकल्प लें कि उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को हम बताते रहेंगे। आपने जो कार्यक्रम किया है, आपका अभिनंदन। मैं हमेशा कहूंगा, मेरा पोस्टल विभाग ऐसे योग कारक भारतीयों के सम्मान के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। डॉक्टर अंबेडकर अभाव और विषमता में पैदा होकर भी विदेश से पढ़कर लौटे। यहाँ आकर भी उन्होंने विषमता झेली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अंततः उनकी प्रतिभा एवं क्षमता को देश को स्वीकार करना पड़ा। बहुत सार्थक शब्दों में सभी को संबोधित किया माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी ने, और अपनी व्यस्तता के बावजूद भी वे हमारे बीच आए। हम उनका जोरदार तालियों के साथ आभार भी व्यक्त करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। और अब केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से हम अनुरोध करते हैं, कृपया सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की उत्प्रेरणा से डॉक्टर अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ को समुचित रूप से मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की श्रृंखला में आज का कार्यक्रम एक कड़ी है। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा केंद्रीय संचार मंत्री आदरणीय रविशंकर जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर डॉक्टर अंबेडकर जी के लिए आज डाक टिकट जारी करने का काम किया। उसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा अपने माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय थावरचंद गहलोत जी का, अपने साथी मंत्री विजय सापला जी का, यहां पर उपस्थित अपने दोनों सांसद उदित राज चौधरी जी का और नियोजन डाक विभाग के सदस्य एसके सिन्हा जी का। इसके साथ साथ कार्यक्रम के आयोजन के लिए संचार मंत्रालय के अधिकारीगण, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। कार्यक्रम को कवर करने के लिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों का भी और साथ में दूसरे साथियों का भी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद।